हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सभी को। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सारे चैंपियंस को। गुड आफ्टरनून। गौरव, रक्षा, पवन, चित्रांशी, मोहम्मद, सुनील, दीपक, सभी चैंपियंस को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है? हालचाल बता दीजिए कि मैम हालचाल तो ठीक ही है। एसएससी का रिजल्ट आ गया है फाइनल, तो ये रिजल्ट सुन के लग रहा होगा ना मैम, काश हमारा कब होगा। आपका सिलेक्शन अगले साल होगा। आप अगले साल के लिए एलिजिबल हो तो आपका सिलेक्शन अगले साल होगा, बट होगा ज़रूर। गुड आफ्टरनून मैम। सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, हमारा कब होगा? कब हम आपसे रिजल्ट शेयर करेंगे? कब हमारा फोटो आपके कम्युनिटी पे आएगा? कब हम लोग मीटअप में मिलेंगे आमने सामने? सब होगा, सब होगा, सब होगा। नॉट टू वरी। सही टाइम पे सब चीज़ हो जाएगा। बस आप लगे रहिए, टाइम बहुत है। ऐसा नहीं है कि 3-4 महीने बचे हुए हैं मैम, कैसे तैयारी करें? 3 to 4 months बचा है, इतना सारा सब्जेक्ट्स है आपके पास, तो 7-8 months बचे हुए हैं, तो यू हैव टाइम। ओके, तो चलो स्टार्ट किया जाए। हालचाल ठीक ही है। गुड आफ्टरनून आनंद, चारू, सब चीज़ क्लियर है तो चलो क्लोज टेस्ट से स्टार्ट किया जाए। आज थोड़ा सा एरर्स को ज़्यादा करेंगे। काफ़ी सारे बच्चों ने सिलेक्शंस लिया, अच्छी बात है। इस बार 135 में 135, मेंस में फुल स्कोर बहुत सारे बच्चों का आ गया है। और रीज़न बिहाइंड की पेपर भी इजी था। सारा नंबर तो PQRS पे पेंस में काटते हैं ना। PQRS इस बार पूछा ही नहीं, बट ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स ने क्लोज टेस्ट में अच्छा किया है, पैसेज में अच्छा किया है, बहुत सारे बच्चों का आया है आराम से 6 to 7 months में हो जाएगा। सही दिशा में चल रहा है। ऑल क्लियर है? चलो स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, हो जाएगा रोहित, नॉट टू वरी। S1 और S6 भी होगा, नॉट टू वरी, हो जाएगा, हो जाएगा। अभी तो हमारे पास दिसंबर है, हमारे पास जनवरी है। मार्क्स अच्छा है फिर भी सिलेक्शन नहीं है कुछ कुछ। जो चीज़ आपके यहाँ AAO का क्या अपडेट नहीं आया है कुछ, ये AAO के साथ कुछ ना कुछ तो सही करेंगे ही। ठीक है, इनका अभी कुछ अपडेट दिया नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो इतना इनजस्टिस नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ तो सही होगा। आपका 15 में 13 आया हरियाणा स्टेट, हरियाणा HTET के एग्जाम में। वेरी गुड। ओके, चलो स्टार्ट किया जाए। डेली उसी उम्मीद से उठती हूँ कि बस जॉब लग जाएगा और आपको कॉल करके बात करूँगी। बहुत सारे बच्चे डबल डिजिट्स में हैं, 41, 43, 84, 72, बहुत सारे बच्चे हैं जो बात करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला कि सबसे शाम में बात करूँगी। ठीक है, सबसे शाम में। आज मैंने ना शाम में क्लास का सोचा था कि आज एक क्लास रखूँगी शाम में, बट लग नहीं रहा है कि मैं रख पाऊंगी। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ना कि मैम एक बार बात कर लीजिए, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो टीचर भी एक्साइटेड होते हैं आपसे बात करने के लिए। तो शाम में बहुत सारे बच्चों से बात करना है। चलो लेट्स स्टार्ट। दिस इज द क्लोज टेस्ट। ठीक है, ये क्लोज टेस्ट है। आज हम लोग एरर्स ज़्यादा करेंगे, एक ही क्लोज टेस्ट करेंगे, और लेंथ वगैरह पे मत जाना। आपको जैसा पता ही है कि पहले आपको क्लोज टेस्ट को पढ़ के अपना आंसर डिसाइड करना है। ठीक है, उसके बाद जब मैं पूछूंगी तो फिर आप आंसर बताओगे। सेकंड ब्लैंक यहाँ है, थर्ड यहाँ है, फोर्थ यहाँ है और फिफ्थ यहाँ है। चलिए अब मैं साइड हो जाती हूँ, आराम से पढ़िए इसको। पढ़ के मुझे डन बोलना। साइड हो गई हूँ एकदम, मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ, एकदम पूरा दिमाग लगा दो पढ़ने में।
अभी कमेंट मत करिए, अभी बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए। आंसर करेक्ट होना चाहिए, कमेंट्स में कोई कमेंट नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट। 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 चलो हो गया होगा अब। सिंपल प्रेजेंट ही है ना जयदीप, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये भी तो सिंपल प्रेजेंट है। हो गया? हाँ चलो स्टार्ट किया जाए, आंसर बताना। जो बच्चे, ये बैच उनके लिए है ना जिनका एक बार सिलेबस पूरा हो गया है,
ठीक है, और जो बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो इस बैच में आते हैं, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका धीरे-धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अब जिन बच्चों ने पढ़ रखा है मेरे से या किसी और टीचर से, पहले से वोकैब और क्लोज़ टेस्ट वगैरह का थोड़ा नॉलेज है, तो उनका तो करेक्ट हो जाता है। लेकिन जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनका बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहा है, दुखी नहीं होना है, आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा। पहला वाला का आंसर बताना। वो जनरल स्टेटमेंट है, शुड से भी तो सिंपल प्रेजेंट ही है। डन हो गया, पहला का आंसर बताना। बहुत जल्दी जल्दी दुखी हो जाते हो। कुछ बच्चे शुड बता रहे हैं, कुछ बच्चे आर बता रहे हैं। तरह तरह का आंसर आ रहा है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था तो आगे पीछे पढ़ते हैं ना। ठीक है, ह्यूमैनिटीज शुड बी इन डिमांड। एक मिनट कहाँ चला गया, फर्स्ट वाला ना, आर इंक्रीजिंगली इन डिमांड। इस भी लगा रहे हैं, आर भी लगा रहे हैं। क्यों है बता रही हूँ, थोड़ा सा पैसेज को पढ़ना भी तो है। ठीक है, पैसेज को थोड़ा सा पढ़ के देखना है ना, टेंस वगैरह भी करना है। ठीक है, मे बी टेकन ओवर, थोड़ा सा चलो गलती करके ही तो सीखोगे, गलती करके ही सीखोगे। चलो नेक्स्ट वाला। विल भी होगा। नेक्स्ट वाला बताना, क्यों क्यों होगा, मैं बता रही हूँ, विल क्यों होगा। आप लोगों को बोलती हूँ ना कि नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा आगे पीछे का लाइंस पढ़ो। और मीट वाला तो करवा दिया, आपको याद होगा। कहाँ चला गया, वी वर्ल्ड्स नीड्स, हम किसी की ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। अभी मैंने कुछ वो जो करवाया था ना, नेचुरल रिसोर्सेज वाला, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी वाला एक पैसेज करवाया था, तो उसमें हमने बताया था कि हम नीड्स या रिक्वायरमेंट्स की पूर्ति करते हैं, तो यू मीट द नीड्स। ये तो हाल फिलहाल में एक पैसेज में किया था, मीट द रिक्वायरमेंट्स, पूर्ति करना, फुलफिल करना। तो ना पीटूंगी ना जो सी सी बोल रहा है। नेक्स्ट वाला, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स की, नीड्स की पूर्ति करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, नीड्स को मीट करते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में किया था हमने, तो एक क्लोज टेस्ट से सीखना भी तो है। ध्यान से बनाइए, अभी मैं बार बार बोल रही हूँ ना, क्लोज टेस्ट इंप्रूव करने के लिए आपके पास 6-7 मंथ्स बचे हुए हैं, आराम से इंप्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत जल्दी एक ही बार आंसर पे नहीं पहुंच जाना है। अनिकेश, अभी तो मैंने कुछ समझाना भी नहीं शुरू किया है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो कुछ समझाया ही नहीं है मैंने। जो बच्चा क्लोज टेस्ट PQRS पैसेज से दोस्ती नहीं करेगा, प्री तो निकाल लेगा, मीन्स में दिक्कत हो जाएगी। और स्टेनो वाले तो भूल ही जाओ। इमर्ज होना मतलब कोई भी चीज इमर्ज होना, स्टार्ट होके तेजी से ग्रो करना, इंक्रीज हो रहा है, इमर्ज हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ग्रो हो रहा है। क्योंकि बच्चों ने पिकअप पकड़ लिया, कई बच्चों का आंसर मैं करेक्ट ही देख रही। फोर्थ का आंसर बताना। देख रही हूँ बच्चे अब सही आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट,
चलिए भाई स्कोर बताइए, आउट ऑफ 5 कितना आया है? स्कोर शेयर करिएगा। देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। जो ह्यूमैनिटीज बताया था ना आपको समुद्र मंथन में, आर्ट्स सब्जेक्ट की डिमांड हो रही है, बिकमिंग ए डेवलप्ड कंट्री एज वेल एज अमंग द 3 लार्जेस्ट। तो आर्ट्स और वो सब्जेक्ट हाई, साइंस से ज़्यादा आर्ट्स सब्जेक्ट डिमांड में आ गया है। हाँ तो स्कोर शेयर करो, 5 आया है। मीट वाला जिसका गलत हुआ ना, उसको लंच करने का हक नहीं है, जिसने मीट वाला गलत किया है। मीट द डिमांड्स की पूर्ति करना, डिमांड्स को फुलफिल करना, मीट द रिक्वायरमेंट्स। आप कैसे गलत कर दोगे? 3 आया है, 4 आया है, 5 आउट ऑफ 5 आया है। चलो देखो स्कोर, तेजी से जा रहा है। संदीप का 4 आया है, शिंकू का 2 आया है, 4 अनीशु का 4 आया है, नीरज का 4 आया है। मत सोचना कि मैं किसी खास बच्चे का नाम ले रही हूँ, इतना तेजी से कमेंट भाग रहा है। जिसका दिख गया 3 आया है, समीर का 4 आया है। चलो ठीक है, अभी हम अच्छे से इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखो ऑप्शंस पे नजर डालो, ये एमसीक्यू है। जब भी एमसीक्यू एग्जाम होता है ना कुछ तो ऑप्शंस छोड़ा ही हुआ होता है। अब देखो ये क्या है, ये इज प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर है और ये प्रेजेंट टेंस में प्लूरल है तो दोनों प्रेजेंट टेंस ही ना, है तो दोनों प्रेजेंट टेंस। और विल क्या है? पास्ट, सॉरी विल इज फ्यूचर। और शुड भी प्रेजेंट है, शुड भी प्रेजेंट है, बट शुड से क्या बताया जा रहा है कि एडवाइस वगैरह दिया जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं। हाँ ठीक है, चलिए आप स्कोर छोड़िए, अब स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड इज अंडरग्रो का मतलब होता है किसी प्रोसेस से होकर गुजरना। ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं नॉलेज के क्षेत्र में। ठीक है, अब ये लैंडस्केप वगैरह का हिंदी करने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में समझ लो। हमारा वर्ल्ड में तेजी से चेंजेस हो रहे हैं, ओके, विथ वेरियस ड्रामेटिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। एडवांस का एक मतलब तो पैसा वाला एडवांस होता है, और एक एडवांस का मतलब प्रोग्रेस भी होता है, ग्रोथ। तेजी से हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी में ग्रोथ हो रहा है, जैसे कि डेटाबेस बढ़ रहा है, बिग डेटा बढ़ रहा है, मशीन लर्निंग हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, और बहुत सारे अनस्किल्ड जॉब्स। अब सेंटेंस का थोड़ा टेंस देखना, ये बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस के साथ साथ द मेनी अनस्किल्ड जॉब्स मे बी टेकन। थोड़ा पूरे पैसेज का टेंस देखो, जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है ना, ऐसा लग रहा है मे बी टेकन मतलब अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर में मे बी टेकन, फ्यूचर में इनकी जगह, अनस्किल्ड जॉब्स वाले की जगह मशीन ले लेगा, लिया नहीं है, ले लेगा। तो ये बोल रहे जिस अकॉर्डिंग डेवलपमेंट हो रहा है तो साइंस में, तो आने वाले समय में ना बहुत सारे जॉब्स मशीन्स के द्वारा टेक ओवर कर लिया जाएगा। while the need for a skilled force particularly involving mathematics computer and all, ठीक है, across the science and ये डैश इन ग्रेटर डिमांड। ठीक है, अब सेंटेंस को ध्यान से देखो, सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखना और आगे पढ़ लो पहले। ये बोल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के साथ साथ, क्लाइमेट चेंज होगा तो देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट, क्लाइमेट चेंज होगा तो ये होगा। ठीक है, फिर आगे जाके देखो थोड़ा सेंटेंस का सेंस, अगर महामारी वगैरह आएगा तो इसके लिए ये होना चाहिए विल। तो पूरा पैसेज में ना ये बोल रहे हैं जिस अकॉर्डिंग चीजें चल रही है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, आने वाले समय में ना लोगों की जगह मशीन ले लेगा, फिर ये होगा बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा सेंटेंस ध्यान देना है, सेंटेंस में बोल रहे हैं अगर ऐसा है तो फ्यूचर में ऐसा होना चाहिए। और अब आप क्या लगा रहे हो, जैसे हम अपने ऑप्शंस को छांटते हैं, कहाँ गया 1, बात हम कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स, ये सब की, इतने सारे चीजों की बातें कर रहे हैं ना, तो इस तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ठंड लग रही है, इस तो बिल्कुल नहीं है, इस तो होगा नहीं, क्योंकि हम प्लूरल में बात कर रहे हैं।
और ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, या मैं यहाँ पे आर लगाऊं, आर आर इन डिमांड का मतलब है वो पहले से डिमांड में है, ठीक है। शुड बी इन डिमांड मतलब डिमांड में होना चाहिए। तो थोड़ा टेंस, सारा खेल टेंस का है, यहाँ वर्ड पावर काम नहीं करेगा, टेंस का। तो पूरा पैसेज में बोल रहे हैं ना कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, तो फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि अगर, ये बोल रहे हैं कि यस द नीड फॉर अ स्किल फोर्स पर्टिकुलरली इन्वॉल्विंग मैथमेटिक्स एंड ऑल, जिस हिसाब से हो रहा है ना, तो मैथमेटिक्स वाले फोर्स की जरूरत होगी आगे जाके, इन ग्रेटर डिमांड। अगर ऐसा होगा तो आगे जाके इनकी डिमांड बढ़ेगी, नहीं पहले से नहीं है, बढ़ेगी, विल बी इन डिमांड। पैसिव नहीं जा रहा, इतना पीटने वाली हूं ना, विल बी इन डिमांड। ये पैसिव कहां से चला गया? डिमांड क्या है? डिमांड नाउन है, इन क्या है? प्रेपोजिशन है। विल बी के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तभी तो सेंटेंस पैसिव होगा ना। पैसिव कहां से चला गया? सेंटेंस एक्टिव ही है। ओके, V3 नहीं आया है तो ठीक है, फ्यूचर का बता रहा है कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा। और फिर ये बोल रहे हैं इंक्रीजिंग डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, विथ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ देयर विल बी अ शिफ्ट। क्लाइमेट चेंज जब होगा तो पोल्यूशन बढ़ेगा, डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीटिंग के साथ साथ देयर विल बी अ शिफ्ट। ऐसा होगा, अभी हुआ नहीं है। देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट इन हाउ वी डैश द वर्ल्ड्स एनर्जी, वाटर, फूड एंड डैश नीड्स। हम अपनी नीड्स की क्या करते हैं? ओके, इसके साथ साथ ना देखना होगा कि हम अपने इन जरूरतों की पूर्ति कैसे करते हैं। हाउ वी हैव द वर्ल्ड्स नहीं होगा, नीड्स की हम क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं, मीट। ओके, मीट उसके लिए थोड़ा समझना है, जब भी टेंस का प्रॉब्लम हो थोड़ा आगे पीछे पढ़ो। ओके, हाउ वी मीट, हम अपनी जरूरतों की पूर्ति करते हैं। यू मीट द नीड्स, यू मीट द रिक्वायरमेंट्स। और तीसरा वाला, ये बोल रहे हैं वेन का मतलब क्या होता है? वेनिंग मून बताया था ना, वेन का मतलब है डिक्रीज। डिसोल्यूशन का मतलब भी होता है ना कोई भी चीज को एंड करना, एंड करना। और नीड का मतलब तो पता ही है, द ग्रोइंग डैश ऑफ एपिडेमिक्स। ग्रोइंग है जिस अकॉर्डिंग महामारी वगैरह सब बढ़ रहा है ना, महामारी खत्म थोड़ी हो रहा है। आपको वेन वर्ड तो करवाया है ना, वेनिंग मून, मून का साइज कम होना, तो एंड थोड़ी हो रहा है। इमर्ज करना मतलब कोई भी चीज राइज कर रहा है, ग्रो कर रहा है। जिस हिसाब से महामारी और पैंडेमिक्स बढ़ रहा है, विल ऑल्सो, मतलब ये बोल रहे हैं ना कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, महामारी के बढ़ने से विल ऑल्सो डैश रिसर्च। महामारी वगैरह होगा तो उसके लिए हमें बहुत सारे मिल के रिसर्च करने की भी जरूरत पड़ेगी डिजीजेस को लेकर। ओके, तो ये तो मैंने आपको फ्रेजल वर्ब में पढ़ाया है। कॉल ऑफ का मतलब क्या है? जो बच्चे मुझसे फ्रेजल वर्ब पढ़ चुके हैं या यूट्यूब पे या और भी कहीं, तो कॉल ऑफ करना मतलब पोस्टपोन करना। समन, कॉल इन करना मतलब बुलावा भेजना, मदद के लिए बुलावा भेजना। कॉल आउट करना मतलब चिल्लाकर बुलाना, इन अ लाउड वॉइस। और कॉल फॉर करना मतलब डिमांड्स, दिस रिक्वायर्स, जरूरत है। तो महामारी बढ़ेगा तो जरूरत क्या चीज की पड़ेगी? कलेक्टिव रिसर्च की। द राइज ऑफ पेंडेमिक्स विल रिक्वायर अ रिसर्च। महामारी बढ़ रही है तो यहाँ पे कॉल फॉर, ये तो करवाया। मीट का मैंने पैसेज भी करवाया था, हाई क्लोज टेस्ट अभी हाल फिलहाल में करवाया है मीट का, ठीक है। तो दिस कॉल्स फॉर एन एक्शन, दिस कॉल्स फॉर एन एक्शन का मतलब क्या है? दिस रिक्वायर्स एन एक्शन, दिस नीड्स एन एक्शन, दिस डिमांड्स एन एक्शन। इसमें एक्शन लेने की जरूरत है। और लास्ट वाला देख लो, और ये बोल बे देयर विल बी अ ग्रोइंग। ओके, अगर ऐसा होगा तो ग्रोइंग, कमांड तो ऑर्डर करना होता है, कमांड मतलब ऑर्डर करना। ग्रोइंग क्या? ग्रोइंग जरूरत, डिमांड। तो ये ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। क्लेम का मतलब है दावा करना। और एक्सटॉर्ट का मतलब क्या बताया है? एक्सटॉर्ट का मतलब हो सकता है इस बैच पे नहीं पढ़ाया हो। जब भी मैं एक्सटॉर्ट बताती हूँ ना, साथ में एग्जॉर्ट भी बताती हूँ। एग्जॉर्ट का मतलब होता है किसी को एनकरेज करना, प्रोत्साहित करना।
और एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन मतलब फिरौती वाले, एक्सटॉर्शन मनी, डरा धमका कर पैसे मांगना। तो एक्सटॉर्ट करना मतलब थ्रेटन करना, थ्रेटन, थ्रेटन। तो यहाँ पे क्या है, देयर विल बी अ ग्रोइंग, यहाँ पे नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। आप बोलोगे मैम कैसे पता चला नाउन चाहिए, ग्रोइंग एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को नाउन चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और अ लगा है, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए। तो ये क्लेम, ये जो एक्सटॉर्ट है, ये कभी भी नाउन होता ही नहीं है, ये तो वर्ब हो। तो ये तो वैसे ही हट गया, डराना धमकाने वाला सेंस नहीं है। ह्यूमैनिटीज की जरूरत है, ग्रोइंग, बढ़ती हुई जरूरत। और कमांड तो वैसे नाउन भी होता है, वर्ब भी आता है। तो देयर विल बी अ ग्रोइंग कमांड। ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स वाले सब्जेक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, कमांड नहीं बढ़ेगी। कॉल इन करना मतलब बुलावा भेजना, कॉल इन, वो बीमार है, कॉल इन फॉर अ डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ हेल्प के लिए। ठीक है। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है फिरौती, डरा धमकाकर पैसे लेना, थ्रेटन करना, इंटिमिडेट करना। इंटिमिडेट का मतलब भी होता है, लिख लीजिए साइड में, यहाँ इंटिमिडेट, इंटीमेट नहीं है, इंटिमिडेट। देखो टिमिड, टिमिड का मतलब भी है डरपोक, किसी को डरा धमका कर फोर्सफुली काम करवाना। एक्सटॉर्शन मनी होता है ना, किसी को किडनैप करके फिरौती मांगते हैं, किसी को थ्रेटन करना, डरा धमका कर काम करवाना। तो यहाँ तो उसका सेंस नहीं है। ओके, तो चलो ये था आपका, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। थोड़ा सा क्यों नहीं पता नहीं, जो रॉन्ग हो जाता है तब आप लोग को ध्यान में आता है। जब आपको इसमें ना कुछ तो ध्यान देना चाहिए कि मैम इसमें तो कुछ तो टेंस का पंगा लग रहा है, तो पूरा देखो ना कैसे जा रहा है टेंस, आगे पढ़ो। अगर ऐसा होता है ना तो आगे जाके मशीन उनका काम ले लेगा। ठीक है, मे बी टेकन, अगर आगे ऐसा होगा, विल बी इन डिमांड, आगे जाकर ये इसकी डिमांड बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ये होगा, पैंडेमिक्स बढ़ेगा तो रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, तो फ्यूचर में जाना चाहिए ना। एक तो एक्सटॉल का मतलब तारीफ करना है एक्सटॉल, तारीफ करना है। चलो क्वेश्चंस दिखा देती। अच्छा, पहले क्या पैसेज आ गया है, लग रहा है पहले। अच्छा, आज पहले पैसेज ही आ गया है। पहले मैं पैसेज का क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। देखो यहाँ भी इमरजेंस है, इमरजेंस का मतलब है राइज, बढ़ना। द इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, मिडिल क्लास का ग्रोथ हो रहा है, इमर्ज करना, ग्रो करना। पहले आप क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चलेगा। मैंने आपको पैसेज का टोन यूट्यूब पे बहुत डिटेल में पढ़ाया है, जाके वहां से देखिए पैसेज का टोन क्या है। यहाँ टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ये तो पूरा पैसेज पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। Which of the following options has contributed to the expansion of middle class? ऐसा क्या चीज हुआ है जिस वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ, बढ़ोतरी हुई है। एक्सपैंड करना मतलब बढ़ना, क्या हुआ है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, आर्थिक अपॉर्चुनिटीज को बहुत अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इसी वजह से मिडिल क्लास की बढ़ोतरी हुई है। या फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया गया है उस वजह से हुई है, या प्राइवेट कंजम्पशन को इंक्रीज किया गया उस वजह से हुआ है, या वर्कफोर्स परसेंटेज को बढ़ाया गया है मिडिल क्लास, उस वजह से एक्सपैंड हुआ है। देख लेना। दूसरा, इस पैसेज का टाइटल क्या दे सकते हो, ये तो जब तक पढ़ोगे नहीं पता चलेगा, तो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, बस एक ही क्वेश्चन काम का भी दिखा कि किस वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है। जहाँ पे ये लाइन दिया है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। और एंटोनिम बताना है, कोइंसाइड वर्ड, कोइंसाइड वर्ड का एंटोनिम बता देना, इजी है। और विच ऑफ द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ द गिवन पैसेज, लाइट मतलब इस पैसेज को मद्देनजर रखते हुए कौन सा स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रहा है, मतलब आपको सही वाला नहीं ढूंढना है, 3 सही एक गलत वाला ढूंढना है। क्या, अ ह्यूज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू एस्केप पॉवर्टी एंड रीच द मिडिल क्लास, मतलब ह्यूज एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक बड़ा पॉपुलेशन गरीबी से बचकर मिडिल क्लास की तरफ बढ़ेगा। देख लेना है ये वाला बोला गया है या नहीं। इंडिया का मिडिल क्लास विल बी सिग्निफिकेंटली लार्जर, इंडिया का मिडिल क्लास लार्जर होगा और यंगर होगा देन अदर कंट्रीज लाइक चाइना, क्या ऐसा बोला गया है, देख लेना है। फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ विल बी रिलायंट, रिलायंट का मतलब है डिपेंडेंट,
आने वाला जो फ्यूचर आर्थिक ग्रोथ है ना, ये मिडिल क्लास पे डिपेंड करेगा, और मिडिल क्लास डेवलपमेंट डिपेंड करेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे। और चाइना का मिडिल क्लास स्मॉलर है इंडिया के मिडिल क्लास से, देख लेना है। ओके, अब चलो अब पहले पढ़ो, उसके बाद फिर मैं पैसेज को मैंने सेकंड में इसलिए शायद डलवाया होगा कि अच्छे से समझाना है पैसेज को। चलो अब पढ़ो, पहले पहले आप अपना आंसर दे दो। फॉल्स वाला गलत हो जाता है, फॉल्स वाले को ना आप सही टिक करके आ जाते हो। पढ़ के डन बोलना मेरे को, टाइम लीजिए, हड़बड़ाना नहीं है। डन। पढ़ लिया, इसको मैं समझाऊंगी। अच्छा,
ठीक है, पढ़ लिया है। अच्छा, मैं एक दो क्वेश्चन अगर बोलना चाहूँ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि पूरे पैसेज में, ठीक है, अगर मुझे पैसेज का टाइटल देने का मन हुआ, ठीक है, पूरे पैसेज में फोकस किसका है, किसके बारे में? मिडिल क्लास लोगों के बारे में है। मिडिल क्लास किसका? अगर पूरा फोकस देखा जाए चाइना के मिडिल क्लास के, अगर मुझे टाइटल देना हुआ इस पैसेज का, पूरे पैसेज में मिडिल क्लास के बारे में तो बात की गई है, चाइना के मिडिल क्लास के बारे में भी है। और हम पैसेज का टाइटल किससे बनाते हैं? मुख्यतः मेनली ज्यादातर पैसेज में किसके बारे में बोला गया? मिडिल क्लास मिडिल क्लास यूएसए का है या मिडिल क्लास इंडिया का है? किसके बारे में मेनली अगर टाइटल देना हुआ ना हमें, तो इस पैसेज में मिडिल क्लास लोगों के बारे में डील किया गया। किसका मेनली, किसका, एक बार मेरे को बताना, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखनी है। किसका किसका? मिडिल क्लास किसका? हाँ चलो, ये तो बच्चों ने सही दिया। इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में स्टार्ट ही हुआ है इंडिया से, और फिर थोड़ा बहुत चाइना और यूएस का भी कंपैरिजन कर दिया। वेरी गुड। वर्ल्ड वाइड नहीं है, अरे पूरे वर्ल्ड के बारे में थोड़ी हो रही है। ठीक है, देखो, द इंडियाज फेवरेबल, इंडिया से ही स्टार्ट किया गया। ठीक है, इंडिया से ही स्टार्ट किया गया है। इन इंडिया, इन इंडिया से ही स्टार्ट किया गया है। और थोड़ा बहुत इन रियलिटी इंडिया को चाइना और यूएस से कंपेयर कर दिया है। और यहाँ भी देखोगे, यहाँ भी देखोगे ना, इंडिया के बारे में है। ठीक है, यहाँ भी पूरा देखोगे, थोड़ा सा बीच में यूएस डाल दिया है और चाइना डाल दिया, बट बात तो वो इंडिया की कर रहे हैं। और लास्ट वाला भी पैसेज देखोगे ना, लास्ट वाले पैसेज में भी पूरा इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में बात तो वो इंडिया की कर रहे हैं। स्टार्ट तो वो इंडिया से किया, बात वो इंडिया के बारे में कर रहे हैं, बट इंडिया का कंपैरिजन, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, बट मैं अपना कंपैरिजन किसी से और से कर रही हूँ, बट बात तो मैं अपने बारे में कर रही हूँ, तो इंडिया का है, इंडिया से। चलो, और पॉजिटिव बोला है कि नेगेटिव बोला है? इंडिया के मिडिल क्लास के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव? क्या लगा पैसेज को? क्या बोला है? कंपैरिजन किया है, लेकिन बात तो इंडिया की हो रही है ना। कंपैरिजन कर दिया है इंडिया का किसी और से, बट मेन तो क्या लग रहा है, इंडिया के बारे में पॉजिटिव बोला है या नेगेटिव? जल्दी से बताइए। और ये जो पैसेज का टोन है ना, एकदम इसको रट लो। अरे ये क्या क्या कर दिया। ये वाला एकदम याद रखना, पॉजिटिव बोला है, पॉजिटिव बोला है। ठीक है, जब मैं आपको टोन पढ़ाया था तो आपको याद होगा, कई बार बताया मैंने, एक होता है सब्जेक्टिव और एक होता है ऑब्जेक्टिव। अब तो आपके एसएससी में ऐसे लेटर नहीं था, लेकिन पहले एसएससी में क्या होता था, मेंस में भी डिस्क्रिप्टिव आता। चलो हम यूपीएससी की बात करते हैं। यूपीएससी में पहले ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में एमसीक्यूज होते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, जहां पे कोई क्वेश्चन रहेगा और उसका 4 ऑप्शन रहेगा और सबका आंसर एक ही होता है। एमसीक्यू में क्या होता है, सबको अपना अपना आंसर नहीं देना है, अपना ओपिनियन नहीं देना है। एमसीक्यू में कोई भी एक आंसर होता है जो सबको मानना है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। आपका जो ऑब्जेक्टिव व्यू होता है ना, जो फैक्ट्स, तथ्यों पे आधारित है, तथ्य फैक्ट्स पे आधारित है, जो रियलिटी है, जिसको सबको मानना है। और आपका सब सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें लेटर आता है, ऐसे आता है। तो ऐसे लेटर में आप क्या करते हो, ये ऐसे में आप अपना पर्सनल ओपिनियंस देते हो। ठीक है, ऐसे लिखते समय सबका ऐसे एक ही थोड़ी होता है, सब लोग का अपना अपना विचार होता है, तो उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है, पर्सनल, अपने अपने ओपिनियंस दे रहे हो। बट ऑब्जेक्टिव इज इम्पर्सनल, वहां सबका एक ही आंसर होगा, क्योंकि वो फैक्ट है, रियलिटी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में एक ही आंसर होता है सबका, और सब्जेक्टिव में अपने अपने ओपिनियंस देते हैं। तो आपने इसको पढ़ा, अब मेरे को बताओ कि एक मिनट, ये देखो, क्रिटिकल का मतलब है आलोचना करना।
कंप्लेन करना। कहीं से आंसर बताइए पहले इसका। ऑब्जेक्टिव में सिर्फ एक ही सही होता है। क्रिटिकल मतलब क्रिटिसिज्म करना, कंप्लेन करना, आलोचना करना। पैसेज में कहीं से आलोचना थोड़ी की गई है, क्रिटिकल नहीं है। पैसेज का टोन कहीं से क्रिटिकल थोड़ी है, आलोचना थोड़ी की गई है। पैसेज में डाइडैक्टिक का मतलब है पैसेज में कोई आपको सीख दी गई है, कोई मॉरल दिया गया है। जैसे हम लोग कोई पैसेज पढ़ा रहे हैं या कोई कहानी पढ़ा रहे हैं और लास्ट में बोलते हैं ना कहानी की सीख क्या है, पैसेज में कोई चीज सिखाया भी नहीं जा रहा है। अब बताओ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मीनिंग तो बता दिया है। पैसेज में इतना पीटूंगी ना, जो सब्जेक्टिव बोलेगा बहुत पीटूंगी, जो सब्जेक्टिव बोलेगा। ऑब्जेक्टिव है पैसेज, सब्जेक्टिव थोड़ी है। पैसेज में ना कोई फैक्ट्स दिया गया है, आंकड़े दिए गए हैं, डेटा दिए गए हैं। डेटा के आधार पे बोला गया है कि इंडिया में तो ऐसा है, आंकड़े के डेटा वगैरह दिया गया, वो सब्जेक्टिव थोड़ी होगा। तथ्यों के आधार पे चाइना का इतना है, इंडिया का ऐसा है, तो ये ऑब्जेक्टिव। ओ माय गॉड, सब सब्जेक्टिव बोल रहे हैं। सब्जेक्टिव नहीं है, अपना अपना ओपिनियन थोड़ी दे रहे हो। इमरजेंस ऑफ, ये एक जनरल बात कही गई है मिडिल क्लास को लेकर, तो ये तथ्यों पे बेस्ड है। आंकड़े वगैरह दिया है ना, ग्रोथ 2000 में ये है 70, तथ्यों के आधार पे किसी चीज पे पहुंचा गया। इतना पीटूंगी जो सब्जेक्टिव बोलेगा ना, अपना अपना व्यूज दिया गया, मैम हम नहीं मानेंगे, हम तो ये बोल रहे हैं, वो तो वो बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव है, पैसेज का टोन इज ऑब्जेक्टिव। कोई डेटा फैक्ट्स के आधार पे कोई भी चीज को एक्सप्लेन किया गया। थर्ड वाला, अब बताओ, Which of the following options has contributed to the expansion of middle class? आपको क्या लगता है कि मिडिल क्लास का एक्सपेंशन किस कारण से हुआ है पैसेज के अकॉर्डिंग? और ये आंसर आपको कहां पे मिला, कैसे मिला? किस वजह से मिडिल क्लास लोगों का एक्सपेंशन हुआ है? अपने मन से नहीं बना देना है, पैसेज के अकॉर्डिंग। मुझे तो पैसेज के शुरू में ही दिखा था, पहले ही लाइन में दिख गया था। ये देखो, इंडिया का फेवरेबल वर्क, हाँ, हैव पेव्ड द वे फॉर मिडिल क्लास एक्सपेंशन। मिडिल क्लास का एक्सपेंशन क्यों हुआ? क्योंकि मिडिल क्लास में ज्यादा वर्कफोर्स है, ज्यादा मिडिल क्लास वाले। डी होगा, फोर्थ होगा आंसर। अच्छा, फोर्थ भी हो रहा है, अगर देखो फोर्थ भी दिखा था। किसका आंसर दे रहे हो भाई? हाँ हाँ, सही है, इंक्रीज्ड वर्कफोर्स परसेंटेज बढ़ा है, मिडिल क्लास में काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, इसलिए इसका एक्सपेंशन भी ज्यादा। चलो ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन वगैरह नहीं है। ओके, प्राइवेट भी चल रहे हैं, इंक्रीज प्राइवेट कंजम्पशन हुआ है, उसी वजह से मिडिल क्लास का एक्सपेंशन हुआ है। प्राइवेट में क्यों भाग रहे हैं ये देखो जरा। मिडिल क्लास है, अभी पॉपुलेशन बोल, प्राइवेट कहाँ जा रहे हो भाई साहब? सब्जेक्टिव में अपना पर्सनल विचार दे रहे हो, पता नहीं किसका आंसर दे रहे हो। तीसरा वाला कौन सा ये तो बता ही दिया। इस पैसेज का टाइटल क्या दे सकते हो? पैसेज के टाइटल में वो क्या, डेमोग्राफी मतलब पॉपुलेशन, इंडिया में पॉपुलेशन से रिलेटेड क्या रुझान है। बात तो इंडिया में मिडिल क्लास की हो रही है पूरे पैसेज में, तो ये तो वैसे ही हट गया। डोमेस्टिक सेविंग्स यूएसए में घट रहा है, नहीं। अब आपके दिमाग में आएगा मैम मिडिल क्लास और इकोनॉमिक ग्रोथ तो यहाँ भी है, और राइज ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया यहाँ भी है। मिडिल क्लास में ना, पूरे पैसेज में मिडिल क्लास में कहाँ की मिडिल क्लास की बात हो रही है? इंडिया की। और मिडिल क्लास में तो किसी के भी, लेकिन पूरा फोकस तो इंडिया पे है ना। इंडिया का मिडिल क्लास कैसे ग्रो कर रहा है, सी। वैसे अगर मैं मिडिल क्लास लिख दूं तो वो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने पूरा फोकस किया है इंडिया का मिडिल क्लास पे, चाइना और यूएस के साथ कंपेयर करते हुए कैसे कैसे इंडिया का मिडिल क्लास बढ़ा है।
और पूरे फोकस में ना इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी बात नहीं हो रही कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हुआ, उस पे है ही नहीं। हम पूरा फोकस कर रहे हैं मिडिल क्लास के ग्रोथ पे कर रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट ये तो कर लोगे, कोइंसाइड करना। हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात ही नहीं कर रहे, पूरे पैसेज में मिडिल क्लास कैसे बढ़े हैं उस पर बात कर रहे। हाँ, कोइंसाइड का मतलब होता है सेम। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, व्हाट अ कोइंसिडेंस, मतलब तुमने भी वही ड्रेस पहना है, मैंने भी वही पहना। कोइंसिडेंस का कोइंसाइड करना मतलब सेम सेम, एक जैसा, सिमिलर। तो इसका उल्टा होगा डिफर। डिफर का मतलब है अलग, डिफरेंट। और डिटेस्ट करना तो डिसलाइक करना, डिफर करना। कंफ्यूज करना थोड़ी है। एंटोनिम पूछा है, एंटोनिम। कोइंसाइड, कोइंसिडेंस मतलब एक जैसा, और डिफर मतलब अलग। लास्ट वाला में ना रॉन्ग मत करना। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है बताना जरा, गलत वाले स्टेटमेंट को चुनना। गलत वाले को चुनना है। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? मेरे को थर्ड वाला सही लग रहा है। थर्ड वाला कहीं पे लास्ट पैराग्राफ में ही देखा था ना, लास्ट पैराग्राफ में ही था ना। इंडिया इन्वेस्टमेंट कहाँ था? मिडिल क्लास था ना, रिलायंट। रुको, रिलायंट वाला मेरे को लास्ट लाइन में दिखा था कहीं, बताना कहाँ पे। अच्छा, कुछ बच्चे इस पे ना प्राइवेट कंजम्पशन पे जा रहे हैं। प्राइवेट कंजम्पशन तो कंट्री के ग्रोथ पे किया है, मिडिल क्लास के लिए अलग था। हाँ, डोमेस्टिक सेविंग्स, इंडिया डोमेस्टिक सेविंग्स, हाँ यहीं पे था, सॉरी। फ्यूचर ग्रोथ विल बी रिलायंट ऑन इंक्रीजिंग मिडिल क्लास एंड मिडिल क्लास विल बी रिलायंट ऑन ग्रोथ। तो ये तो सही है। ये हमें तो गलत वाला चुनना है ना, हमें तो गलत वाला चुनना है। ये तो सही है, ये हट गया। इंडिया का मिडिल क्लास विल बी सिग्निफिकेंटली लार्जर, ये भी सही है। ह्यूज पॉपुलेशन, गरीबी से उभर के मिडिल, ये भी सही। चाइना का मिडिल क्लास इज करेंटली स्मॉलर। चाइना का यंग जनरेशन, चाइना में यंग लोगों की कमी है, इंडिया से यंग पॉपुलेशन की कमी है। बट यहाँ पे कहीं था ना, चाइना का लास्ट पैराग्राफ में था कहीं। चलो बताओ कहाँ पे था, चाइना वाला सेकंड पैराग्राफ में था ना, बताइए कहाँ पे था। यहाँ पे, डिस्पाइट द फैक्ट कि चाइना का मिडिल क्लास इज ग्रेटर देन इंडिया। चाइना का जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है इंडिया से स्मॉल नहीं, ग्रेटर। तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है ना, उन्होंने स्मॉलर लगा दिया है, बट वो है तो ज्यादा। ये वाला गलत, ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, और भी है। स्कोर बताइए। जल्दी से स्कोर बताइए, थोड़ा सा समझा देना होगा इसको, बच्चे हमारे परेशान हो जाते हैं। देखो, कभी भी ना पूरा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मत समझना, वो सब समझने की जरूरत ही नहीं। इतना समझने लगे तो हो गई छुट्टी, उतना टाइम भी नहीं होता। डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन वाइज, जनसंख्या को लेकर। ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रेंड, जनसंख्या वाले रुझान को ध्यान में रखकर। ओके, ये बोल रहे इंडिया का जो फेवरेबल, मतलब इंडिया के बारे में कुछ अच्छा बोल रहे हैं। फेवरेबल आपके अकॉर्डिंग जो इंडिया का जो फेवरेबल पॉपुलेशन का जो रुझान जा रहा है ना, विच हैव इंक्रीज द, उसके अनुसार वर्कफोर्स का परसेंटेज बढ़ गया है। ओवरऑल पॉपुलेशन में वर्कफोर्स मतलब काम करने वाले लोग, जितनी भी जनसंख्या है उसमें काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। ठीक है, जो रुझान दिख रहा है पॉपुलेशन का ट्रेंड, एंड ये पेव द वे, पेव द वे मतलब रास्ता बनाया है।
इसने रास्ता बनाया है क्या चीज का? मिडिल क्लास एक्सपेंशन का। मिडिल क्लास क्यों बढ़ा है? क्योंकि जितना भी पॉपुलेशन में है उसमें से ज्यादातर लोग वर्कफोर्स में काम कर रहे हैं, इसलिए बढ़ गया है। फिर देखो, अ बिग पॉपुलेशन, ये बोल रहे, अब ये सब बल्ज वगैरह मत लिखना। बल्ज वगैरह मतलब आगे बाहर आना, बल्जिंग आईज, निकले हुए, उभरे हुए, तो ये सब का हिंदी करने मत जाना। ये बोल रहे एक बड़ी जनसंख्या इमर्ज, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, गरीबी से इमर्ज करके, ठीक है, मिडिल क्लास की तरफ आएगी। क्योंकि लोग अब पॉपुलेशन में से आधा से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो गरीबी से निकल के बाहर आएंगे। और ये सब डायनेमिक्स वो सब हिंदी विंदी मत करना, बस इतना ही समझना है। बस इतनी ही समझ लेना, इंडिया का जो रुझान है पॉपुलेशन का, उसमें से वर्कफोर्स में से ज्यादा, ओवरऑल पॉपुलेशन से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, इस वजह से मिडिल क्लास की बढ़ोतरी हो रही है। एक एक की हिंदी करने मत बैठ जाना। इन इंडिया 55% ऑफ पॉपुलेशन इज प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की जा रही है, एक्सपेक्ट की जा रही है कि 55 पॉपुलेशन मिडिल क्लास पे पहुंच जाएगा, गरीबी से बाहर निकल के। इन रियलिटी, because India's demographics are significantly younger, demographic मतलब इंडिया के पॉपुलेशन में से ज्यादातर लोग यंग है, ठीक है, देन चाइना में आधा से अधिक लोग बूढ़े हैं यंग पॉपुलेशन में से, एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, मतलब इंडिया में जो यंग लोगों की संख्या ज्यादा इन कंपैरिजन टू चाइना इन यूएसए, द कंट्री, ये ध्यान में रखते हुए कि इंडिया का यंग जनरेशन वाला पॉपुलेशन ज्यादा है, तो द कंट्री का मिडिल क्लास एक समय आएगा कि 2025 तक सबसे ज्यादा होने वाला है मिडिल क्लास, क्योंकि वर्कफोर्स, यंग जनरेशन ही वर्कफोर्स को बनाते हैं। इट इज नो एग्जैजरेशन, ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कहने वाली बात नहीं है कि हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है वो मिडिल क्लास पे डिपेंडेंट है, एंड मिडिल क्लास डेवलपमेंट विल बी रिलायंट ऑन ग्रोथ, कि हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है ये मिडिल क्लास पर डिपेंडेंट है, और मिडिल क्लास भी डिपेंडेंट है ग्रोथ पे। ग्रोथ होगा तभी तो मिडिल क्लास डेवलप होगा। एक एक की हिंदी मत करना, मैम ये बल्ज क्या है, ये डायनेमिक्स क्या है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ग्रोथ हैज बीन फ्यूल्ड बाय, फ्यूल्ड बात का मतलब होता है, फ्यूल्ड होना मतलब कोई भी चीज स्टिम्युलेट होना, तेजी से आगे बढ़ना। हमारा जो ग्रोथ है उसको सपोर्ट कर रहा है बोथ प्राइवेट कंजम्पशन एंड सेविंग, बोथ ऑफ विच आर फ्यूल्ड बाय मिडिल क्लास। दोनों हमारा ग्रोथ है, इससे सपोर्टेड है, और ये सपोर्टेड है मिडिल क्लास, ठीक है। इंडिया का प्राइवेट कंजम्पशन जो है वो 60% ऑफ द कंट्री जीडीपी के बराबर है, और जो कि प्राइवेट ग्रोथ हैज कंट्रीब्यूटेड 70% ऑफ द ग्रोथ। यहाँ प्राइवेट का पूरा आंकड़ा दिया हुआ है। और फिर देखो, डिस्पाइट द फैक्ट, इसके बावजूद कि चाइना का मिडिल क्लास इज नाउ ग्रेटर देन इंडियाज, प्राइवेट स्पेंडिंग इन द फॉर्मर मतलब चाइना पहले, अकाउंट्स फॉर अ लेशर शेयर ऑफ ग्रोथ। अगर ये दो इकोनॉमी वाला लाइन आपको नहीं भी समझ में आया ना, आगे बढ़ो। इसके बावजूद कि इंडिया चाइना का मिडिल क्लास इतना ज्यादा है, तो आपको नहीं भी समझ में आया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, समझ जाओ कि अरे डिस्पाइट वाला सेंटेंस तो विरोधाभास होता है। विरोधाभास मतलब ठीक है इनका मिडिल क्लास ज्यादा है, बट फिर भी इनका शेयर ऑफ ग्रोथ कम है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो समझ जाओ कि डिस्पाइट वाले सेंटेंस में पहला पार्ट पॉजिटिव बोला है, तो दूसरा पार्ट कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं। इतना बड़ा होने के बावजूद भी इनका ग्रोथ शेयर कम है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द यूएस, जहां पे डोमेस्टिक सेविंग्स आर ड्रॉपिंग। यहाँ पे डोमेस्टिक से ड्रॉप हो रहे, कम हो रहे हैं, एंड द कंट्री बोरोस, कंट्री बहुत सारा फंड अलग से बोरो कर रहा है इन्वेस्ट और एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन इंडिया का तो डोमेस्टिक, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब इसके ऑपोजिट, जहाँ पे यूएस बाहर से बोरो वगैरह कर रहा है, इंडिया और इनका डोमेस्टिक सेविंग्स कम है, दूसरे जगह से बोरो कर रहे हैं, लेकिन इंडिया का डोमेस्टिक सेविंग तो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब फिर लास्ट वाला आ जाओ, इमर्जेंस ऑफ मिडिल क्लास। एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेड, इमर्जेंस ऑफ एक्सपेक्ट किया गया है कि इंडिया का जो मिडिल क्लास है इज एक्सपेक्टेड टू कोइंसाइड विद अ ट्रांजिशन अवे फ्रॉम लार्ज स्केल इनफॉर्मल। ये सब नहीं समझ में आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, दुनिया खत्म नहीं होने वाली है। आपको इनफैक्ट मान के चलो ना, इनफैक्ट मान के चलो कि इस पूरे पैसेज से ना एक भी क्वेश्चन ही सेट नहीं है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है ना, इसमें बताया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सिटीज एक्सपैंड कर रहे हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रहा है, सिटीज में ज़्यादा है। अगर आगे जाके ऐसा ऐसा रूरल रीजन्स में भी ये सब होता है, पॉपुलेशन इंक्रीज विल बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड,
लोग गांव से शहर की तरफ बढ़ेंगे, पॉपुलेशन, मतलब यही सब है। यहाँ से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, दुनिया खत्म नहीं हो रही। चलिए पहला वाला, ये पैसेज को अब थोड़ा सा बहुत डिटेल में समझाना होगा, कुछ बच्चे पैसेज से स्ट्रगल कर रहे हैं। पांच में पांच आया विनायक, वेरी गुड। कोइंसाइड का मतलब एकदम एक जैसा, सिमिलर। फोर्थ वाला होगा। चलो कैसे कैसे ऑप्शंस को करो, देखो जरा। ये बट का मतलब होता है लेकिन, ठीक है, लेकिन, लेकिन ये लेकिन वर्ड किसी से जुड़ा होगा ना, देखना है कि ये लेकिन वर्ड किससे जुड़ा है, हम ऐसा क्या बोले हैं कि यहाँ पे लेकिन वर्ड आया है। और दूसरा मेरे को क्या देखना है, साइन, देखो, नॉट द रिजल्ट ऑफ, इट इज द रिजल्ट ऑफ। सेंटेंस का थोड़ा सा सेंस देखो, ये बोल रहे हैं साइंस इज नॉट जस्ट द रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। साइंस सिर्फ साइंस ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस का नतीजा नहीं है। इट इज ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखा जाए तो ये इट लगा है साइंस के लिए। इट इज ऑन द अदर हैंड द रिजल्ट ऑफ सेंचुरीज ऑफ हार्ड वर्क। ये बोल रहे हैं साइंस सिर्फ, साइंस का जो नतीजा है, साइंस का हमने जो आविष्कार किया है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेसिस पे नहीं किया है, बल्कि साइंस का आविष्कार होने के लिए ना बहुत सारा सेंचुरीज लग गया, सेंचुरीज ऑफ हार्ड वर्क मैन ने किया है, ठीक है, अपनी लाइफ को रिस्क करके, तब जाके साइंस का आविष्कार हुआ है। तो क्या क्यू के बाद आर आएगा? क्यू के तुरंत बाद आर आएगा, ये तो एग्री करते हो ना, क्यू के तुरंत बाद आर आएगा। और यहाँ जो क्यू है ना, इससे आर बहुत दूरी पे है, ठीक है, इससे आर बहुत दूरी पे है, तो ये तो हो गई, क्यू और आर साथ साथ आएगा। साइंस ये नहीं है, बल्कि साइंस ये है, तो क्यू के तुरंत बाद आर आएगा। आप बोलोगे मैम क्यू के तुरंत बाद आर तो यहाँ भी है, क्यू के तुरंत बाद आर यहाँ भी है, और क्यू के तुरंत बाद आर यहाँ भी है, इसी तीनों में से होगा। अब हम डिसाइड करेंगे कि एस से होगा कि क्यू से होगा। जब भी पहले हम किसी चीज के बारे में जनरल बात कहते हैं, किसी भी चीज के बारे में जनरल बात करते हैं, फिर उसी भी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर बात करते थे। एक लड़का था और फिर उस लड़के के बारे में हम पर्टिकुलर कर रहे हैं, तो आप देखो क्यू और एस में कौन सा होगा। पहले तो बोला है कि नो डाउट, देयर इज नो डाउट, साइंस हैज बीन द ग्रेटेस्ट वरदान। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साइंस अब तक का सबसे बड़ा वरदान है। तो यहाँ तो एक जनरल बात कही गई है कि साइंस एक वरदान है। फिर बताया है ना कि साइंस कैसे आया, साइंस का आविष्कार कैसे हुआ, तो एस से ही शुरू होगा ना, एस से ही शुरू होगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, क्यू के बाद तो आर होगा। अब देख लो, ये बोल रहे हैं देयर इज नो डाउट कि साइंस एक वरदान है, लेकिन ये जो साइंस में जो हमें अब उपलब्धियां मिली है ना, ये इतना भी आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक एप्पल, न्यूटन को एक एप्पल गिरा हुआ मिल गया और साइंस का आविष्कार हो गया। ये बोल रहे हैं साइंस वरदान है, लेकिन इस साइंस को साइंस के जो अचीवमेंट्स है, ये इतना भी आसान नहीं था, ठीक है। साइंस के लिए, साइंस को करने, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, ये इतना भी आसान नहीं था, इसके लिए बहुत मेहनत की गई है। तो SPQR सेकेंड हो। अरे SQR भी कर दिया, SPQR, हाँ, बहुत सारे का SPQR होगा। यस, चेतन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। साइंस बहुत बड़ा वरदान है, लेकिन साइंस को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ा। क्या साइंस सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसके लिए क्या मेहनत करना पड़ा?
मैन को सदियों तक काम करना पड़ा। लास्ट वाला आर होगा। नेक्स्ट PQRS। रॉन्ग हो गया ना? नहीं कोई बात नहीं, साइंस वरदान तो है बट इतना आसानी से नहीं आया। उसके लिए क्या क्या करना पड़ा मैन को सदियों। गलत हो गया था। ई वेस्ट। अब मेरे को क्या दिख रहा है, देखो यहाँ ई वेस्ट का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का फुल फॉर्म है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ना लिख के इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो पहले तो हम वाक्य में फुल फॉर्म लाते हैं ना, किसी भी चीज का पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे उसके बाद शॉर्ट। इसका मतलब है कि आर के बाद ही पी होना चाहिए, मतलब जहां भी आएगा ना आर के बाद पी आएगा। पहले हम फुल फॉर्म लिखते हैं फिर उसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, आर के बाद पी, ठीक है। और यहाँ पे है पी के बाद आर, गलत। यहाँ भी पी के बाद आर, गलत। दो तो मेरा हट गया। अब मेरे को आर से ही होगा डिसाइड करना। आर से ये बोल रहे हैं ना कि व्हेन वी टॉक अबाउट रिसाइकलिंग हाउस होल्ड एंड वर्क प्लेस थिंग्स, जब हम हाउस होल्ड के रिसाइकलिंग और उस सब की बात करते हैं ना, कि हम इग्नोर कर देते हैं और आर लेस अवेयर ऑफ हाउ टू डील विद इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से कैसे डील किया जाए। तो आर से ही शुरू होगा। आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या किया है इसने यहाँ पे आर के कुछ दूरी पे पी है और यहाँ पे आर और पी साथ है, ठीक है, और क्यू और एस को साथ रखा, क्यू एस को अलग कर दिया। देख लो, या तो ये भी देख सकते हो कि मैम यहाँ पे क्यू पी दिख रहा है और यहाँ पे पी क्यू दिख रहा है, तो देखो दोनों में से कौन सा पहले आएगा, कौन सा पहले आएगा। हाँ ये बोल रहे हैं ना, बट किससे जुड़ा है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ना, ये बहुत वैल्यूबल होता है और वैल्यूबल रॉ मटेरियल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूबल तो होता है। हम बट को यूज कब करते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। ये वैल्यूबल तो होता है बट ये जहरीला भी हो सकता है अगर हम सही तरह से इसको डिस्पोज ना करें। तो पी के बाद ही क्यों आएगा, पी के बाद ही क्यों आएगा, ठीक है। तो आर पे बोला है कि ये जो है कि इसको अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डंप करना है, क्यों करना है, ये बहुत वैल्यूबल होता है, ठीक है, बट ये साथ साथ जहरीला भी होता है, अच्छे से करना। और लास्ट वाला तो एस होगा, तो RPQS। शुरू में मैंने थोड़ा इजी करवाया था, धीरे 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 इसको करके फिर S1 और S6 पे जाएंगे। सही है। This is the same whether you are at work or in your personal life. Relationships are easy until there is an emotional uthal-puthal, turmoil. When you can change the interpretation in your mind of what you think, when you can change the emotions in your, मेरे को दो जगह चेंज दिख रहा है। जब एक जैसा सेंटेंस हो ना, उसमें डिसाइड करो कि कौन सा पहले आए। When you can change this, when you can change this, अब देखो दोनों में चेंज की बात हो रही है, कौन सा पहले आए। और मैं अपना एक ऑप्शन हटाऊंगी, दिस इज द सेम, दिस यह सेम है, यह एक जैसा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, यह सेम है। मतलब क्या सेम है, तो पी तो हटा ही दिया, एक ऑप्शन मेरा हट गया। अब देख लो, आर से होगा, क्यू से होगा, क्या होगा, आर से होगा या क्यू से होगा। देखो पहले तो जनरल बात कही जा रही है ना कि रिलेशनशिप्स के बारे में बोलता है। रिलेशनशिप सब ठीक ठाक से होता है जब तक कोई उथल पुथल नहीं आ रहा है ना, तो रिलेशनशिप सब ठीक ठाक से चल रहा होता है। रिलेशनशिप्स के बारे में बोला है, फिर बाद में कुछ और बोला है, तो क्यू से ही स्टार्ट होगा, ये भी हट, क्यू से ही स्टार्ट होगा। हाँ तो अब देखो QRPR, और मेरे को क्या दिख रहा है,
मेरे को यहाँ Q के बाद S दिख रहा है, मतलब Q पहला होगा और S लास्ट में होगा, दोनों ऑप्शन में यही है। अब मेरे को देखना है ना, R और P या R S दिख रहा है ना, R और S एक साथ होगा या R और S टूट टूट कर होगा। सेंटेंस देखो, R और S एक साथ, R और S एक साथ ही होगा, ठीक है, ये बोल रहे हैं, देखो कैसे बोल रहे हैं। Q के तुरंत बाद ही P होगा, आंसर यही है। Q के बाद R नहीं होगा, ठीक है। एक मिनट, R और S एक जब भी होगा ना, R और S एक साथ, when you can change the interpretation in your mind, you think you can change your emotions। जब आपको लग रहा है कि आप इंटरप्रिटेशन चेंज करोगे तो आपको लगेगा कि इमोशंस चेंज होगा, और एक बार इमोशंस चेंज होगा तो ये होगा। पहले तो आप क्या कर रहे हो, इमोशंस को चेंज कर रहे हो, और जैसे ही इमोशंस चेंज होगा तो आपके लाइफ में पॉसिबिलिटीज आए। आर और एस साथ साथ हो, तो ये बोल रहे हैं रिलेशनशिप्स इजी नहीं होते हैं जब तक कि इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल उथल पुथल नहीं हो। दिस इज द सेम, ये जो उथल पुथल ना, इमोशनल जो उथल पुथल होता है, ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में। क्यों, क्या बात भी, ठीक है। बी, देख लो आप, ऑप्शंस को फटाफट छाटिए। ऑप्शन छाटिए। दीज हैव नॉट बीन इंक्लूडेड, दीज मतलब इनको और इसको इंक्लूड नहीं किया गया। इसको मतलब किसको, ये तो हटे ही। और फिर क्या है, सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन प्लेस्ड, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उनके इंजॉयमेंट पे, देयर इंजॉयमेंट, उनके मतलब किसके, फंडामेंटल राइट्स के, तो एस भी नहीं होगा। आंसर इज पी क्यू एस। टाइम लीजिए, टाइम लीजिए। जनरल और स्पेसिफिक वाला थोड़ा सा ट्रिक लगाइए। जनरल बात कहाँ की गई है, स्पेसिफिक कहाँ किया गया है। PQSR, इनफैक्ट थोड़ा सा ध्यान दो, पहले देखो कि कहाँ पे जनरल बात की गई है। पहले इन्होंने क्या किया है ना, इक्वालिटी का डेफिनेशन दिया है, ठीक है। इक्वालिटी होता क्या है, और इक्वालिटी के तहत, इक्वालिटी में सोशल और राजनीतिक इक्वालिटी दोनों आता है, तो यहाँ इक्वालिटी को जनरल बात किया गया है। फिर इक्वालिटी में भी सोशल और पॉलिटिकल को स्पेसिफिक किया गया है। इसका मतलब है कि क्यू से ही शुरू होगा, पी से नहीं हो। क्यू से ही शुरू होगा, क्यू में तो बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इज द फॉरमोस्ट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इक्वालिटी तो रखना जरूरी है। और फिर देखो क्यू के बाद क्या होगा, बहुत अच्छी बात है, क्यू के बाद आर होगा, इन इट। फिर बताया है इन्होंने, इक्वालिटी के बारे में बताया है, फिर इक्वालिटी को बहुत डिटेल में इसकी परिभाषा दी है। इन इट मतलब इन इक्वालिटी, इक्वालिटी में सारे लोगों को इक्वल ट्रीट किया जाता है बिना भेदभाव के। तो इन्होंने इक्वालिटी का डेफिनेशन को और भी क्लियर किया है। इक्वालिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, और इक्वालिटी में सारे लोग को, कोई भी लोग हो, बिना भेदभाव किए इक्वल ट्रीट किया जाता है। क्यू के बाद आर। और फिर इन्होंने बात की है सोशल और वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी की, ऑल पीपल एंजॉय। आंसर बताइएगा, मतलब स्कोर बताइएगा, आंसर नहीं, स्कोर बताना जल्दी जल्दी।
आज मैंने सोचा था कि बहुत ज़्यादा पैसेज ये करवाऊंगी। एरर्स, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड, हर पर्सन का अपने ही दुख दर्द है दुनिया में, सुख दुख है। 5 में 3 आया है, 5 में 4 आया है, 4 आया है नीरज का, 3 आया है, ओके 2 आया है पायल का, 2 आया है ना, खुश हूं मैं, वो 2 5 में बदल जाएगा, सबका इंप्रूव हो जाएगा धीरे धीरे। जब आपने बैच स्टार्ट किया था अब तक कुछ तो आइडिया आपको लग गया होगा ना। अभी हमारे पास पूरा दिसंबर है, हमारे पास पूरा जनवरी है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हैज के बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है ना, हैज हैड लगा देते हैं। ठीक है, आपके दिमाग, खैर एरर तो इसी पार्ट में है, एरर तो बी पार्ट में ही कि मैम चलो हैज हैड लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन बता रही हूँ, ये हैज के बाद जो हैड आ गया है ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल बात कही जा रही है कि हर किसी के अपनी सुख दुख है, और एक जनरल बात कही जा रही है, और जनरल बात कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ी होगा, जनरल बात हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो इसमें से हैव हटा दो, ये सिंपल प्रेजेंट रखो। ठीक है, एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज हिज शेयर ऑफ हैप्पीनेस एंड सॉरो। ठीक है, हैव हटा दीजिए। आई विश आई हैव आस्क्ड फॉर हिज हेल्प एट द राइट टाइम, काश मैंने उसकी हेल्प मांग ली होती सही समय पर। वर थोड़ी होगा, आई वर थोड़ी होगा, आई विश कि मैं, वो तो चलो मैं ये रहता, आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं बर्ड रहता। ठीक है, वहां तो जब अपने बारे में मैं ये रहता, मैं वो रहता, मैं डॉक्टर रहता, तब वर लगाते। आई विश कि मैंने उसकी मदद मांगी, तो यहाँ पे हैव हटा दो ना। आई विश वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट होता है, आई विश आई आस्क्ड फॉर हिज हेल्प एट द राइट टाइम, हैव हटा दीजिए। आफ्टर 3 फेल्ड प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का मतलब है ढांचा, मॉडल। तीन मॉडल बनाने के बाद, 3 मॉडल के फेल होने के बाद फाइनली हमने एक मॉडल बनाया। मॉडल मतलब क्या है, कोई भी चीज का स्टैंडर्ड। पहले आप किसी भी चीज का ढांचा बनाते हो, फिर उस पर आधारित, जैसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अरे वुड हैव मत लगाना वुड हैव क्यों लगाओगे, ये तो इमेजिनरी सेंटेंस है ना, काल्पनिक वाला सेंटेंस है, काश मैंने उसकी हेल्प मांग ली होती। आफ्टर 3 failed prototypes we finally have a working model। 3 मॉडल फेल होने के बाद, कहां पे एरर है, एरर का लेवल हाई कर दीजिए। कौन सा सही बता दे रहे हो इस लेवल में भी। 3 मॉडल के फेल होने के बाद हमने एक नया मॉडल बना लिया है, वी फाइनली, ये तो सही है, वी के साथ हैव लगा है तो फाइनली इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने एक नया वर्किंग मॉडल बनाया। कैसा मॉडल, मॉडल नाउन है, कैसा वर्क करता हुआ मॉडल। इसमें भी गड़बड़ी इसमें है ना, गड़बड़ी इसमें है। ये देखो, ये प्रोटोटाइप नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए ना, और फेल तो वर्ब का V1 फॉर्म है, थर्ड फॉर्म डालो पास्ट पार्टिसिपल के रूप में 3 के फेल होने के बाद। वी फाइनली हैव, सही है। द पुलिंग डाउन ऑफ द बर्लिन वॉल इन्फ्यूज द वर्ल्ड विथ ऑप्टिमिस्टिक। पुल डाउन का मतलब होता है डिमोलिश करना,
बिल्डिंग वगैरह को पुल डाउन करना, डिमोलिश, गिरा देना, तो अच्छा वर्ड है ये, पुलिंग डाउन। तो यहाँ तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जो बर्लिन वॉल को जो गिराया गया ना, वो पूरे वर्ल्ड में एक निराशा लेके आया। रजत, रजत प्रैक्टिस करिए। मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि इस बार आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, तो आप हिम्मत मत हारिए, प्रैक्टिस करिए और देखिए, अपने वीकनेस पे काम करिए रजत। आपका अगले साल सिलेक्शन पक्का है और मेरा इंट्यूशन आभास हो रहा है मुझे आपका होगा। अपने वीकनेस पे काम करिए। एग्जाम में जाके आप क्या करते हो ना, आप डर जा रहे हो, क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, एग्जाम में आप डर जा रहे हो, तो थोड़े से वीकनेस पे काम करिए, मॉक्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए, देखिए रीजनिंग मैथ्स कहाँ पे गड़बड़ी हो जा रही है। हाँ, तो क्या है विथ, ये ऑप्टिमिस्टिक क्या है, ऑप्टिमिस्टिक एडजेक्टिव है और विथ तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद एडजेक्टिव थोड़ी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए। ऑप्टिमिज्म, निराशा। द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड इन कोरोना वायरस इज इंक्रीजिंग एवरी डे। एरर की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके इंप्रूव होता है। देखो, द नंबर से दो तीन तरह का एरर आता है। जैसे मैंने लिखा, द नंबर से एक सब्जेक्ट वर्ब का एरर आता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, इज होगा या आर होगा? स्टूडेंट्स की संख्या कम है, क्या होगा, इज होगा या आर होगा? आप लोग मॉक्स को भरपूर नहीं दे रहे हो, 20 30 40 मॉक्स बना के चल दे रहे हो, और आपको लग रहा है कि जब आपको एग्जाम में पैनिक वाला प्रॉब्लम है ना, एग्जामिनेशन सेंटर में डर वाला प्रॉब्लम है, 100 200 300 मॉक्स बनाओ। जिसको डर ज्यादा है उसको मॉक्स ज्यादा बनाना है। किसी का 100 में काम हो जाता है, किसी को ज्यादा लगता है, डिपेंड करता है कि आपकी टेम्परामेंट क्या है। नहीं, आर नहीं होगा, आर नहीं होगा। ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है। स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं, बट कुल मिला के उनकी संख्या तो कम है। कुल मिला के 25 स्टूडेंट है, कुल मिला के। तो द नंबर ऑफ, द नंबर के साथ नाउन तो प्लूरल लगता है, बट वर्ब सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पे इन्होंने नाउन में मतलब उसमें एरर नहीं किया है। द नंबर ऑफ पीपल, आर मत लगाना, इस सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, इस सही है। हाँ, तो कहाँ है इन्फेक्टेड? इन्फेक्टेड इन थोड़ी होता है, इन्फेक्टेड विथ, किसी चीज से ग्रसित होना, इन्फेक्टेड विथ कोरोना वायरस। वहां पे इज में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये सही है। बट कभी कभी एग्जाम में आर लगा देते हैं, बट ध्यान रखना है कि द नंबर के साथ नाउन प्लूरल आएगा, पीपल प्लूरल है, बट वर्ब तो सिंगुलर। तो यहाँ वो एरर नहीं है, इन्फेक्टेड विथ, तो एरर यहाँ। अपार्ट विद देयर हाउस इन लंदन, अपने लंदन वाले घर के अलावा उसका एक विला भी है, एक बहुत सुंदर बंगलो भी है स्पेन में। नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर। अपार्ट विथ नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम। ये फ्रेज की गड़बड़ी है, अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा। अपार्ट विथ नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम। 10 तक कर लेते, ज्यादा ही लेके आई थी मैं। इट्स नॉट इनफ टू सेंस कंट्रीज डिस्प्लेजर इवन ग्रांटिंग इट्स रफ डिप्लोमैट डिस्पोजिशन। सेंटेंस की हिंदी विंदी करने की जरूरत नहीं है, हिंदी कर भी लोगे तो कुछ होने वाला है। अपार्ट विथ नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम। अपार्ट फ्रॉम मतलब इसके अलावा। अपार्ट फ्रॉम मैथ्स, इंग्लिश भी पढ़ते हो। इट्स नॉट, हाँ, तो बताना कहाँ पे एरर है।
इट्स नॉट डिफिकल्ट टू सेंस, ये डिफिकल्ट नहीं है सेंस करना, पता लगाना कंट्रीज का डिस्प्लेजर, मतलब कंट्री किस वजह से दिक्कत में है, इवन ग्रांटिंग इट्स रफ डिप्लोमेट डिस्पोजिशन। वेरी गुड आंसर, मेरे को करेक्ट मिल रहा है। फेलिंग नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी फेल हो चुका है सचिन, जो काम पूरा हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में डाल। डिस्पोजिशन नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए। डिप्लोमेट तो उस व्यक्ति को बोलते हैं, तो ये व्यक्ति का सेंस थोड़ी है। डिप्लोमेटिक डिस्पोजिशन मतलब बिहेवियर। मेनी ऑफ अस आर employed and are living in places they are prejudiced to believe is not our home. ऑलरेडी वो फेल हो चुका है ना, एक्शन कंप्लीट है तो पास्ट परफेक्ट लगाओ। कहाँ पे एरर? बहुत सुंदर सा एरर है। सब्जेक्ट वर्ब का तो इजी इजी एरर आता है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब का एरर को थोड़ा सा उलझा दिया है मैंने। ये देखो ये देखो, ये जो एक वर्ब यहाँ पे लगा है एक वर्ब यहाँ पे लगा है, एक वर्ब यहाँ पे लगा है और एक वर्ब यहाँ पे लगा है। अब देखना है कि किसके लिए लगा। मेनी ऑफ अस आर एम्प्लॉयड, मेनी के लिए लगा है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है। मेनी प्लूरल है तो यहाँ तो सही है, कोई गड़बड़ी नहीं। एंड आर लिविंग, एंड वो रहते हैं ऐसे जगहों पे। आर लिविंग, कौन रह रहे हैं? बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो यहाँ भी आर सही है। और दे प्लूरल है तो यहाँ का भी वर्ब सही है। अब देखना है कि ये इज किसके लिए लगा है। इज नॉट अवर होम, ऐसे जगहों पे रह रहे हैं जो उनका घर नहीं है। ये जो इज लगा है ना, इज नॉट अवर होम, प्लेसेस के लिए, और प्लेसेस प्लूरल है तो आर लगाओ। एरर सी पार्ट। द क्रिमिनल, वो ये तो कर लोगे। द क्रिमिनल वॉज, ये हंग तो कपड़ा वगैरह लटकाना, बट फांसी वाले को हैंग्ड बोलते, ये तो कर ही लो। एलन मस्क इज डिटरमिन्ड टू बी सक्सेस इन वॉट एवर फील्ड ही चूजेस। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पे एरर है। बी में दिमाग लगा लो कि मैम बी, हाँ बी के साथ, वैसे तो नाउन भी आता है। एलन मस्क की विशेषता बताई जा रही है। एलन मस्क डिटरमिन्ड है कि वो सक्सेस का मतलब होता है सफलता, वो सफलता नहीं होगा। एलन मस्क सक्सेसफुल होना चाहता है, तो डिटरमिन्ड टू बी सक्सेसफुल। अब बच्चा के दिमाग में आएगा मैम आपने तो बोला है कि बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आए। अरे बी के साथ एडजेक्टिव भी आ सकता है और बी के साथ नाउन भी आ सकता है। ही शुड बी ऑनेस्ट, ही शुड बी सक्सेसफुल। बहुत पीटने का मन हो रहा है, जो ऐसा बोल रहा है ना उसको कितना पीटने का मन हो रहा है। ये वर्ड कोई होता है? ये हंग्ड वर्ड होता है? हैंग्ड होगा ना, हंग तो ऑलरेडी पास्ट टेंस है, कपड़े वगैरह लटकाने का पास्ट टेंस है, ईडी मत लगाना। और एक फांसी वगैरह का सेंस आए तो हैंग्ड, चलो यहीं तक रखते। फांसी वगैरह में हैंग लगा, नहीं सक्सीड नहीं होगा। लिव्ड क्यों नहीं आया मैम? क्वेश्चन नंबर 8 में लिव्ड क्यों नहीं आया? कहां पे लिव्ड आएगा? हाँ बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है और रह रहे हैं। हम ये जो एम्प्लॉयड है ना, इसको बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, ये एम्प्लॉयड एडजेक्टिव है, ठीक है। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड एडजेक्टिव है और रह रहे हैं। इसको पैसिव मत समझना कि मैम ये पैसिव है तो चलो इसको भी पैसिव कर देते पैसिव नहीं है अनीता, ये पैसिव नहीं है। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड है, हम खुद ही एम्प्लॉयड है, तो इसको ना आप बोलोगे मैम इज एम आर के बाद V3, आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज एम्प्लॉयड, आई वॉज सरप्राइज, तो ये पैसिव नहीं है। ये जो एम्प्लॉयड वर्ब में पैसिव तब होता है ना जब ये वर्ब होता है, और वर्ब तब होता है जब यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है। तो ये यहाँ एम्प्लॉयड कोई एक्शन नहीं बता रहा, एडजेक्टिव है, ठीक है। 9 में लिव्ड क्यों नहीं आया? 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 9 में लिव्ड क्यों नहीं आया?
ये सब कन्फ्यूज़न ना लास्ट तक चलता रहता है। आज मैंने थोड़ा-सा एरर का लेवल बढ़ाया था। चलो एंड कर दिया जाए, इट्स ऑलरेडी बहुत रॉन्ग हो गया है तो होना चाहिए ना, रॉन्ग होगा तभी तो सीखोगे।